हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 14 फरवरी 2025 के द हिंदू में क्या है खास जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन मणिपुर डे आफ्टर सीएम एग्जिट। तो 3-4 दिनों से जिस चीज़ को लेके स्पेकुलेशन चल रही थी वो फाइनली हो गया है। और स्पेकुलेशन क्या थी कि मणिपुर में क्या कोई नई गवर्नमेंट बनेगी या फिर प्रेसिडेंट रूल लगेगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत दिनों से लगभग 2 सालों से मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल की मांग ऑलरेडी की जा रही है। जो हमारी मेन अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसने भी बोला था कि मणिपुर में जो प्रॉब्लम चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसका जो सॉल्यूशन है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। वहाँ पे एक प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए एंड देन जो प्रॉब्लम है वहाँ पे सॉल्व होनी चाहिए। तो क्या है मणिपुर का कॉन्फ्लिक्ट, क्या प्रॉब्लम चल रही है मणिपुर में? देखो, मणिपुर में जो मेन प्रॉब्लम है वो रिजर्वेशन को लेके है। ठीक है, दो मेन एथनिक ट्राइब वहाँ पे बेसिकली रहती हैं, एक कुकी, दूसरे मैती। मैती जो है मोस्ट ऑफ हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं और जो कुकीज हैं वो मोस्ट ऑफ आपके क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन होते हैं। ठीक है, तो जो कुकी जो कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, इन लोगों को मणिपुर में एसटी स्टेटस मिला हुआ था। ठीक है, बट जो मैती हैं, जो मोस्ट ऑफ हिंदूज हैं, इनको एसटी स्टेटस नहीं मिला हुआ था। तो जो मैती ग्रुप्स हैं वो हाई कोर्ट में गए और उन्होंने अपील किया कि अब जिन क्राइटेरियाज के बेसिस पे आपने कुकी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस ग्रांट किया है, तो उन क्राइटेरिया को तो हम भी मैच करते हैं। तो आप हमें भी क्या करो, एसटी ट्राइब का दर्जा दे दो, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दो। हाई कोर्ट इनके जो आर्ग्यूमेंट है उनसे इम्प्रेस हुआ और हाई कोर्ट ने इनके फेवर में डिसीजन दे दिया कि इन्हें भी एसटी स्टेटस दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर को लागू करने का निर्णय लिया। उसके बाद अचानक से क्या होता है, ऑल ऑफ द सडन, कि जो मैती ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो मैती कॉलोनीज होती हैं, सेटलमेंट्स होते हैं, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है अटैक। कुछ अननोन अटैकर्स आते हैं और जो मैती हाउसेज हैं वहाँ पे आग लगाना शुरू कर देते हैं, मैती लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। तो बहुत दिन बाद पता चलता है कि एक्चुअली ये सब किया जा रहा था कुकीज की तरफ से। ठीक है, क्योंकि अब बस प्रॉब्लम वही है ना, रिजर्वेशन कि अब सबको एसटी का जब स्टेटस मिल जाएगा तो रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इट्स लाइक कि या तो सबको जनरल बना दो या सबको एससी बना दो, तो फिर रिजर्वेशन का फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है, रिजर्वेशन का फ़ायदा तभी होगा ना जब कुछ लोग अनरिजर्व्ड रहेंगे, सारे लोग रिजर्व्ड हो जाएंगे, तो रिजर्वेशन का फ़ायदा ही क्या होगा? दैट इज़ वाई जो कुकीज है उन्होंने सोचा कि भाई जब इनको भी एसटी का जो स्टेटस है वो मिल गया तो फिर हमें अब इसका कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। एंड लेटर ऑन ये एक्सपोज हुआ कि कुकीज अटैक कर रहे हैं। आफ्टर दैट क्या हुआ कि मैतीज लोगों ने भी अपने ग्रुप फॉर्म किए और एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की कोशिश चल रही है बहुत दिनों से। ठीक है, और इस इन द मिड ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट लगभग 250 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मोर देन 250 पीपल हैव बीन किल्ड एंड around 60,000 people displaced in the ethnic violence between tribal Kuki-Jo and the Methi people in the state erupted on May 3rd 2023। यानी कि 2023 में इरप्ट हुई ये वायलेंस, तब से 250 लोग मारे जा चुके हैं और 60,000 लोग क्या हो चुके हैं, डिस्प्लेस हो चुके हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पर भी आरोप लगते हैं कभी कि कुछ लोग कहते हैं कि ये मैतीज के फेवर में एक्शन लेती है, कुछ लोग कहते हैं कि ये कुकीज़ के फेवर में एक्शन लेती है। तो दैट इज़ वाई जो मेन हमारी अपोजिशन पार्टी थी वो प्रेसिडेंट रूल की डिमांड कर रही थी और फाइनली ये हो गया। लेटर ऑन क्या हुआ कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होने लगा था और फाइनली उन्होंने 9 फरवरी को अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया। तो जो एन बीरेन सिंह जो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। तो बीजेपी ने बाद में बहुत कोशिश की गवर्नमेंट फॉर्म करने की एंड बीजेपी को लग गया कि अब गवर्नमेंट फॉर्म करना अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ भाई गवर्नर ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट भेजी प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट ने इसी ग्राउंड पे, गवर्नर की रिपोर्ट के ग्राउंड पे यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया। ठीक है, तो अब सभी लोग होप कर रहे हैं शायद इसका जो सॉल्यूशन है वो निकल आएगा। अच्छा,
जो मणिपुर है उसमें कोई नया नहीं है कि आज पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, ठीक है। रिकॉर्ड 11th टाइम है ये जब यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे इशूज रहते हैं बहुत ज़्यादा, सेपरेटिज्म रहता है, फिर कुकी मैतीज के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है बहुत, और वेरियस एथनिक ग्रुप हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। सो 11th टाइम है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा है। सबसे पहली बार प्रेसिडेंट रूल 1967 में लगा, 60 के बाद जो लंबा जो प्रेसिडेंट रूल चला है वो 2 years 157 days का है, जो कि 1972 में लगा था, ठीक है। ये क्या होता है प्रेसिडेंट रूल और क्यों इसको डिमांड किया जाता है बार बार, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो इसके दो और नेम हैं। इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोला जाता है और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोला जाता है, ठीक है। इसको डिक्लेयर किया जाता है अंडर आर्टिकल 356, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ इमरजेंसी का प्रोविज़न जो पार्ट है इमरजेंसी से रिलेटेड, उसमें 3 तरह की इमरजेंसी का जिक्र किया गया है। एक तो आपकी नेशनल इमरजेंसी, दूसरी आपकी स्टेट इमरजेंसी, थर्ड वन इज और फिनेंशियल इमरजेंसी। तो उन्हीं में से ये एक है स्टेट इमरजेंसी 356। जो नेशनल इमरजेंसी है वो 352 के अंडर लगाई जाती है, एंड फिनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंडर लगाई जाती है। तो 356 के अंडर स्टेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है। किन किन ग्राउंड पे डिक्लेयर किया जाता है इसको, ठीक है, और क्यों डिक्लेयर किया जाता है। अब देखो, जो इमरजेंसी है, कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये सेंटर की डिक्टेटरशिप का टूल है, कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट जिसके व्यूज मैच नहीं करते सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो अगर वो कन्फ्लिक्ट में आती है तो स्टेट उसको डरा देता है कि देखो हमारे पास टूल है स्टेट इमरजेंसी का, हम आपकी सरकार को क्या कर देंगे, वाइप आउट कर देंगे। तो कुछ लोग इसे डिक्टेटरशिप का टूल कहते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न दिया है, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसको बैलेंस रखने के लिए, इसके अलावा जो हमारी कंट्री की यूनिटी है उसको बनाए रखने के लिए, क्योंकि यही एक टूल है जिससे जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने से डरती है, क्योंकि उनको डर रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी और क्या करेगी, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देगी। तो हमारे देश की यूनिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट फीचर माना जाता है स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 के अंडर इसको डिक्लेयर किया जाता है, और एक आर्टिकल और है 365, ठीक है। क्या ग्राउंड्स हैं इसके, ठीक है। फेल्यूर टू फॉलो द सेंटर डायरेक्शन, ठीक है। इफ ए स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद इम्प्लीमेंट एनी डायरेक्शन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट authorized under Article 365 to conclude that the state government can operate according to the Constitution, cannot operate according to the Constitution। तो आर्टिकल 365 के अंडर लगाया जा सकता है। इसके अलावा breakdown of the constitutional machinery, if president is satisfied that situation has arisen, the government of state cannot be carried out in conformity with the provisions of constitution he see authorized आर्टिकल 356 टू इशू प्रोक्लेमेशन, ठीक है। तो 356 के अंदर ही डिक्लेयर की जाती है, बट 2 आर्टिकल्स का सहारा। एक तो 356 खुद 356 क्या कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को ये लग जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो स्टेट में फेल हो गई है, तो आर्टिकल 356 के अंडर इमरजेंसी लगाई जाती है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। और अगर कोई भी स्टेट सेंटर के जो डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो नहीं करता है तो 365 के अंडर लगाया जाता है। तो मणिपुर में जो स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है किस आर्टिकल के तहत लगाई गई है, आर्टिकल 356 के तहत, नॉट 365, ठीक है। अगर बात करें कि क्या इसको इमरजेंसी को पास कराने के लिए क्या लोकसभा या राज्यसभा या हमारी पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है, तो हाँ, ठीक है। जो हमारा प्रेसिडेंट है वो एक ऑर्डिनेंस प्रोक्लेमेशन इशू करता है स्टेट इमरजेंसी का। इस प्रोक्लेमेशन को 2 महीने के अंदर, विद इन 2 मंथ्स, हमारी पार्लियामेंट से पास करवाना जरूरी है। अदरवाइज इसको 2 महीने के अंदर पास नहीं करवाया जाता है तो ये जो प्रोक्लेमेशन है ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, यानी कि ऑटोमेटिकली हट जाती है वहाँ से इमरजेंसी, ठीक है। तो ये स्टेट इमरजेंसी है। चलो नेक्स्ट। So the next news is from PM मोदी विजिट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मोदी जी पहुंच गए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और बहुत ही एक्सपेक्टेड और बहुत ही
वॉचेबल विजिट है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की, क्योंकि बहुत सारी बातें होने वाली हैं, बहुत सारे इश्यूज हो गए हैं इंडिया यूएसए के बीच में, तो उन पे भी बात होने वाली है। तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है इस विजिट से इंडियंस को, और जो हमारे जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कल पहुंच गए थे यूएसए, और इसी बीच इन्होंने बहुत सारे लोगों से बात की है। ये जो आपकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गवाड से मिल रहे हैं, इसके बाद इलॉन मस्क से भी मिले हैं, और जो वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी हैं निक वॉल्ट्स, उनसे भी मिले हैं। तो ओवरऑल मतलब कंक्लूजन क्या है कि किन मुद्दों पर लगभग बात होने वाली है। देखो, अगर पिछले 10-15 दिनों में जो कुछ भी हुआ है इंडिया यूएस के बीच में, उसको अगर हम मिटा दें, इरेज कर दें, तो डोनाल्ड ट्रंप और जो नरेंद्र मोदी हैं उनके बीच जो बातचीत होनी थी, वो मोस्टली बात होनी थी चाइना को लेके, कि चाइना को कैसे कंटेन किया जाए, क्वाड को स्ट्रांग बनाया जाए, ठीक है। इसके अलावा जो डिफेंस टाई हैं इंडिया और यूएसए के, उनको स्ट्रेंथन किया जाए, और इसके अलावा जो स्पेस के फील्ड में जो पार्टनरशिप है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, और इसके अलावा कुछ डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने पे भी बात होने वाली थी, ठीक है। बट पिछले 10-15 दिनों में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद मुद्दे बदल गए हैं, ठीक है। और वो दो मुद्दे जो हैं बेसिकली रिलेटेड है, एक तो इमिग्रेशन से रिलेटेड है, और दूसरा आपके टैरिफ से रिलेटेड है, ठीक है। अभी जिस तरह की तस्वीरें हमारे इंडियन मीडिया में आई कि जिस वे में यूएसए ने इंडियंस को डिपोर्ट किया है, हैंड कप लगाया हुआ है, हाथों में पैरों में रस्सी बंधी हुई है, इवन औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी सेम ट्रीटमेंट किया, तो उसको लेके इंडियन पब्लिक के अंदर और जो इंडियन अपोजिशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो इंडियन अपोजिशन ने स्पेशली बोला है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि आप किसी मुद्दे पे बात करो या ना करो, बट इलीगल इमिग्रेशन का जो मुद्दा है आप ज़रूर उठाओगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, ठीक है। उनसे आप बोलोगे कि आप एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, आपका फ़र्ज है इंश्योर करना कि आपके कंट्री में इलीगल इमिग्रेंट ना आए, है ना। बट इन केस अगर आपको कोई इंडियन इलीगल इमिग्रेंट मिलता है तो आप उसको एक डिग्निफाइड मैनर में इंडिया सेंड करोगे, या फिर एक प्रॉपर मैकेनिज्म हम लोग बना लेते हैं। आप क्या करो, हमारे कंट्री के जितने भी इलीगल इमिग्रेंट हैं जो हमारी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप उनको इकट्ठा कर लो, ठीक है। उसके बाद आप हमें, हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इन्फॉर्म कर लो, हम अपना इंडियन एयरफोर्स का प्लेन भेजेंगे और हम उस डिपोर्टेशन को अंजाम देंगे, तो एक डिग्निफाइड मैनर में। तो इस पर एक लंबी चौड़ी बातचीत होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप के बाद, क्योंकि अगर इस पर बात नहीं हुई और ये अगर नहीं रुका, लेट्स सपोज कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट करके आ गए एंड उसके बाद भी ये रिपीटेडली इंसिडेंसेस हुए कि हैंड कप बंधे हुए लोग वापस आ रहे हैं इंडिया, तो फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो जाएगा नरेंद्र मोदी का इसके पीछे। तो इस पर एक बात होने वाली है। दूसरा, टैरिफ्स को लेके बात होने वाली है। अब डोनाल्ड ट्रंप को बोला जाता है टैरिफ प्रेसिडेंट है ये, है ना। जब भी पावर में आते हैं टैरिफ लगाना शुरू कर देते हैं, और आते ही इन्होंने मतलब चाइना तो छोड़ो, इन्होंने जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और जिनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन शेयर करते हैं, कनाडा, उस पर भी टैरिफ लगा दिए 25% के। मैक्सिको भी टैरिफ लगा दिए। बोल रहे हैं ईयू जो हमेशा से इनका एक पार्टनर रहा है उस पर भी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया पे भी टैरिफ लगेगा, देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो टैरिफ्स पे लेके बात होने वाली है इस बजट में, बिकॉज क्योंकि अगर इंडियन प्रोडक्ट पे टैरिफ लगे तो जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को, तो वो प्रोडक्ट जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट है वो महंगे हो जाएंगे और इनकेपेबल हो जाएंगे यूएस की मार्केट में। सो दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ एक ऐसी डील लेके जाएंगे जिसके थ्रू ये इंश्योर करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट पे टैरिफ ना लगे। और इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन लेके भी गए हैं शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी, कि अमेरिका को भी क्या दे दें, हम टैरिफ रिलीफ दे दें, यानी कि जो हम अमेरिकन प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाते हैं उसको हम क्या कर देंगे, कट डाउन कर देंगे। तो इससे क्या होंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो थोड़े पेसिफाई हो जाएंगे और इंडिया पे टैरिफ नहीं लगाएंगे। इसके अलावा और भी मुद्दों पे बात होने वाली है। चाहवार के मुद्दे पे जो कि ईरान में बना रहे हैं हम लोग, बन चुका है, तो उस पर भी रिलैक्सेशन की मांग करेंगे कि उसको लेके इंडिया को सैंक्शन ना किया जाए। तो देखते हैं क्या निकल के आता है इस बजट में। चलिए, सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम ओडिशा हाईकोर्ट, और एक एग्जाम्पल सेट किया है और एक मोस्ट अबीटिंग एग्जाम्पल सेट किया है। मतलब इवन जो हमारी जो मेल कम्युनिटी है वो कम से कम बहुत ज़्यादा खुश होने वाली है, और जो ओवरऑल इंटेलेक्चुअल है, अगर जेंडर वाइज ना भी बने तो वो भी इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ओडिशा हाईकोर्ट ऑब्जेक्ट टू मेंटेनेंस डिमांड बाई एजुकेटेड वाइफ,
ठीक है। और जो उड़ीसा हाई कोर्ट है वो एक पिटीशन पे सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक जो वाइफ है अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई, मतलब डाइवोर्स ले लिया। उसके बाद जो है मंथली अलाउंस डिमांड किया गया उसकी तरफ से, ठीक है। तो इसी डिमांड पर फटकार लगाते हुए ओडिशा हाई कोर्ट ने बोला है, ठीक है, जब हम एफिडेविट देते हैं, मतलब जब तलाक के बाद उस फीमेल ने अपने एफिडेविट वगैरह दिए जिसमें सर्टिफिकेट भी दिए, तो हाई कोर्ट ने पाया दो द वाइफ हैड फ्लैड ए डिस्क्लोजर एफिडेविट स्टेटिंग दैट शी वॉज अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन शी हैड एडमिटेड to be science graduate having postgraduate diploma in journalism and mass communication also worked in some media houses, ठीक है। तो कोर्ट को पता चला कि ये तो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, इन्होंने काम भी किया हुआ है। तो अब जो हाई कोर्ट है उसने फटकार लगाई कि आपको तो अलाउंस डिमांड ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप तो इतनी पढ़ी लिखी हो कि खुद की टेक केयर कर सकते हो आप खुद से, ठीक है। आपको नहीं किसी के एलुमनी की ज़रूरत है या किसी के अलाउंसेस की ज़रूरत है ना। तो ओडिशा हाई कोर्ट ने क्या किया कि इन्होंने जो अलाउंस डिमांड किए थे, इन्होंने डिमांड किया था 8,000 पर मंथ, और इसको कट करके जो ओडिशा हाई कोर्ट है उसने 3,000 कर दिया कि नहीं, इससे ज़्यादा नहीं दिलवा पाएंगे, बिकॉज आप जानबूझ के अनएम्प्लॉयड बैठी हुई हो, ठीक है। आप ऐसे नहीं हो कि कोई पढ़ी लिखी नहीं हो, है ना। आप काफ़ी पढ़ी लिखी हो, आप अपने लिए अर्निंग कर सकती हो, तो आप अर्न कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा अलाउंस की ज़रूरत नहीं है। तो हम आपका अलाउंस जो आपने डिमांड किया है 5,000 इतना नहीं दिलवा पाएंगे, हम आपको 3,000 दिलवा पाएंगे, क्योंकि कोर्ट बाउंड है इस चीज़ से। जिस तरह से ओडिशा हाई कोर्ट का आउटरेज दिख रहा है इस डिसीजन के प्रति, उसे देख के लग रहा था कि अगर हाई कोर्ट के बस में होता तो इस अलाउंस को नल एंड वॉइड कर देता, कुछ भी एक भी रुपया नहीं दिलवाता। बट हमारे लॉ की कुछ मजबूरियाँ हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को लेके, क्योंकि आज के टाइम पे ये जो डाइवोर्स है एक बिजनेस बन के उभरा है कि कैसे कुछ जो गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, वो क्या कर रही हैं, है ना, शादी कर रही हैं टू गेट डाइवोर्स, सो दैट है ना दे कैन गेट ए लॉट ऑफ मनी, है ना, काफ़ी पैसा मिले उन्हें, अलाउंस मिले। इसलिए शादी क्या बन गई है आज के टाइम पे, एक है ना एक बिजनेस बन गई है, सबसे बिजनेस आइडिया, है ना। एक अनसक्सेसफुल वुमेन को, है ना, पल भर में क्या बना देती है, सक्सेसफुल बना देती है। तो इस पर अभी आपने सुना होगा अतुल सुभाष से रिलेटेड केस, ठीक है। तो अगर अतुल सुभाष के टाइम पे ये होता तो शायद वो बहुत ज़्यादा खुश होते, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है, लॉ नेवर अप्रिशिएट दोज वाइफ हु रिमेन आइडल ओनली टू सैडल the liability of paying maintenance on the husband by not working or not trying to work despite having proper and high qualification, the court observed। इन्होंने बोला कि हम ऐसी लड़कियों को, औरतों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी क्या करती हैं, हस्बैंड के ऊपर अलाउंस के लिए बैठी रहती हैं कि हस्बैंड अलाउंस देगा सो हम अपनी क्या करेंगे, गुजारा भत्ता चलाएंगे। अब हाई कोर्ट ने बोला कि जो अलाउंस है वो उन औरतों के लिए है ना जो कमा नहीं सकती हैं, अनएजुकेटेड हैं, या मतलब अनेबल हैं मतलब एम्प्लॉयमेंट करने में, तो ऐसे लोगों के लिए अलाउंस देना बनता है। बट एक एजुकेटेड वाइफ के लिए अलाउंस कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टेक एक्शन ऑन अपराजिता बिल, तृणमूल कांग्रेस टू द प्रेसिडेंट। अपराजिता बिल लेके आए थे ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ था, है ना, एक जो ट्रेनी डॉक्टर है उसके साथ गैंगरेप किया गया, देन उसकी डेथ हो जाती है। तो उसी को लेके एक अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल लेके आया गया था तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, यानी कि जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है उसकी तरफ से, जिसमें रेप करने वाले किसी भी पर्सन को डेथ पेनल्टी दी गई थी। तो अब ये लागू नहीं हो पा रहा है क्योंकि अब सेंटर में भी इसके लिए लॉ है, स्टेट ने भी इसके लिए लॉ बना दिया। तो ऐसे लॉज के लिए प्रेसिडेंट की असेंट जरूरी होती है, मंजूरी जरूरी होती है। सो ही आपकी जो तृणमूल कांग्रेस है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, डिमांड कर रही है प्रेसिडेंट से कि आप अपराजिता बिल पर एक्शन लीजिए। क्या है ये अपराजिता बिल, चलिए जान लेते हैं। द अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 क्या कहता है, मैंडेटरी डेथ पेनल्टी, यानी कि द बिल मैंडेट द डेथ पेनल्टी फॉर द रेप रिजल्टिंग इन डेथ और वेजिटेटिव स्टेट इंटेंसिफाइंग द डेटरेंट इफेक्ट। मतलब ऐसे रेप के लिए जिसमें डेथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्म हो जाता है, इस केस में क्या दिया गया है, डेथ पेनल्टी का प्रोविजन किया गया अपराजिता बिल में। इसके अलावा फास्टर इन्वेस्टिगेशन टाइमलाइन, ठीक है। द बिल मैंडेट्स दैट इन्वेस्टिगेशन इनटू सेक्सुअल ऑफेंसेस
टू बी कंप्लीटेड विद इन 21 डेज, 21 दिन के भीतर कंप्लीट की जाएंगी। इसके अलावा स्पेशल कोर्ट का डिमांड करता है फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर माइनर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। जो माइनर्स होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, अगर इनके खिलाफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का कोई केस आता है तो उसमें भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की बात करता है। ठीक है, बट इसकी कुछ शॉर्ट कमिंग है। ठीक है, जैसे ये डेथ पेनल्टी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, एक्सेसिव फोकस, जबकि एनसीआरबी का डेटा है, एनसीआरबी शोज ए स्टीडी इंक्रीज इन सेक्सुअल क्राइम डिस्पाइट हार्सर पेनल्टी इंडिकेटिंग द लिमिटेड इम्पैक्ट ऑफ प्योरली प्रिवेंटिव लॉज। यानी कि एनसीआरबी कहता है कि अगर रेप करने वाले को फांसी देने से रेप रुक रहे होते, ठीक है, तो जो निर्भया केस में हुआ था सभी दोषियों को फांसी दे दी गई थी ना, तो रेप रुक जाने चाहिए थे। बट ऑन द अदर हैंड क्या हुआ, जो नंबर ऑफ रेप्स है वो इंक्रीज हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि कम से कम जो डेथ पेनल्टीज है ना, वो रेप को रोकने में, डिटरेंट करने में एक है ना, एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती। इसके अलावा पोटेंशियल जुडिशियल डिलेज, इन्होंने कहा कि स्पेशल कोर्ट की बात करी गई है, बट जुडिशरी के पास ऑलरेडी इतना बर्डन है जिसकी वजह से क्या होता है, डिले हो ही जाते हैं। ठीक है, डेथ पेनल्टी की इफेक्टिवनेस पे बात करते हैं कि क्या डेथ पेनल्टी जो है इफेक्टिव है। बर्मा कमेटी ने भी बोला है कि डेथ पेनल्टी कोई इफेक्टिव टूल नहीं है। स्टेट सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, द बिल क्रिएट पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विद सेंट्रल लेजिस्लेशन रिस्किंग डिलेड इम्प्लीमेंट ड्यू टू लीगल चैलेंजेस। ठीक है, जबकि आर्टिकल 254 क्या कहता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेसेसिटीज प्रेसिडेंशियल असेंट फॉर सच अमेंडमेंट कॉम्प्लिकेटिंग लॉ इन्फोर्सबिलिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ट्रंप और पुतिन के बीच में फ़ोन कॉल हुआ था, तो उसी को लेके एक न्यूज आई है, और ईयू बीच में आ गया है, यूरोपियन यूनियन बीच में आ गया है, और यू ने क्लियर वार्निंग दी है यूएसए को कि भाई देखो, यूक्रेन और रशिया के लेके कोई भी अगर पीस डील होती है तो आपको उसमें यूरोपियन यूनियन को इंक्लूड करना ही होगा। अगर बिना हमारे कोई मतलब आप पीस डील नेगोशिएट करवाते हो रशिया यूक्रेन के बीच में, तो हम उसे मानेंगे भी नहीं। ठीक है, और हम यूक्रेन को अपना जो सपोर्ट करना है वो जारी रखेंगे। ठीक है, यूरोपियन लीडर वॉर्न द यूनाइटेड स्टेट ऑन थर्सडे अगेंस्ट सीलिंग ए यूक्रेन पीस डील विद रशियन बिहाइंड देयर बैक एज दे स्क्रैम्बल्ड फॉर सीट एट टेबल आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप स्पोक टू द व्लादिमीर पुतिन announce the start of negotiation. ठीक है, it is clear that any deal behind our back will not work. Any agreement will need also Ukraine and Europe being part of it. European Union Foreign Policy Chief काजा कल्लास said. इन्होंने बोला कि हमारे ना बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, हमें एक पार्टी बनना ही बनना है। ठीक है, एंड इसी पे जो यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पैट हेज, इनका एक स्टेटमेंट आया कि देखो यू की जो डिमांड है ना पीस को लेके, वो थोड़ी अनफेयर है और इम्पॉसिबल है। यू कह रहा है कि 2014 वाली सिचुएशन हमें वापस लेके आनी है, यानी कि रशिया ने जो यूक्रेन से क्रीमिया छीना था ना, वो वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं कहते हैं कि इम्पॉसिबल है। दूसरा, नेटो को शामिल करवाना इस पीस डील का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और ये ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन, ये दोनों चीज़ें ही डिमांड कर रहा है। तो दैट इज़ वाई यूरोपियन यूनियन है, इसकी जो मांगे हैं वो अनफेयर हैं। ना तो रशिया क्रीमिया वापस करेगा, जितना कब्जाया है रशिया ने हिस्सा अभी तक 2023 से लेकर अभी तक, वो भी वापस नहीं करने वाला है रशिया। ठीक है, इसके अलावा वॉर हुई तो नेटो की वजह से, तो नेटो में क्यों शामिल किया जाएगा यूक्रेन को? बिल्कुल भी नहीं शामिल किया जाएगा। ठीक है, तभी हो पाएगी, अदरवाइज ये वॉर रुकेगा ही नहीं। रशिया क्रीमिया देगा नहीं, नेटो में शामिल होने देगा नहीं, तो रूस मानने वाला है नहीं, तो वॉर कभी रुकेगी ही नहीं। ठीक है, अगर बात करें यूयू की, यूरोपियन यूनियन, तो 1993 में फाइनली ये एग्जिस्टेंस में आया एक ट्रीटी के तहत, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। ठीक है, कितने लोग हैं इसमें, कितने मेंबर्स हैं, कितने कंट्रीज हैं? 27 मेंबर्स हैं। इट हैज़ ए सिंगल मार्केट वेयर गुड्स सर्विस एंड कैपिटल मूव फ्रीली। इनकी एक करेंसी भी है जिसका नाम क्या है, यूरो है। ठीक है, जो 27 आउट ऑफ 27 है ना, 19 मेंबर इसको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, बाकी के जो 8 मेंबर हैं वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। ठीक है, चलो, इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कल बढ़ने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक फाइनल वार्निंग इजराइल ने दे दी है, रिलीज होस्टेजेस और फेस वॉर, वॉर्न इजराइल एज हमास स्वेयर्स बाई ट्रूस डील।
ठीक है। इजराइल जिस कुछ समय पहले उन्होंने ये अनाउंस किया था कि सैटरडे नून तक का टाइम है, आप हमारे जितने भी बच्चे कुछ हॉस्टेजेज हैं उनको वापस कर दीजिए, अदरवाइज हम आप पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला था कि इस वीकेंड तक आप सारे के सारे हॉस्टेजेस वापस करो, अदरवाइज हेल विल ब्रेक आउट इन गाजा स्ट्रिप। तो क्लियर वार्निंग दी थी। तो आज फ्राइडे है, तो आज के दिन एक फाइनल वार्निंग दे दी गई है। अगर कल 12 बजे तक सारे इजरायली हॉस्टेजेस वापस नहीं किए गए इजराइल को हमास के द्वारा, तो क्या होगा, एक बार फिर से जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज हैं वो गाजा में एंटर करेंगी, और फिर वही होगा जो पिछले लगभग 2 सालों से चल रहा है। ठीक है। जबकि हमास का क्या स्टैंड है कि हमारे बीच में जो सीज फायर डील हुई थी ना, हम उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को करेंगे। ठीक है। जबकि हमास क्या, इजराइल क्या कह रहा है, नहीं वो सीज फायर सारा भूल जाओ, आप क्या करो, हमारे हॉस्टेजेस को वापस करो। तो अब देखो, हमास बहुत ज़्यादा झुकने वाला नहीं है, और इजराइल तो फिर उसके पीछे यूएस का हाथ है, और हमास को कौन सपोर्ट कर रहा है, ईरान। तो कल के बाद एक बार फिर आपको एक मास लेवल पे मासक्कर देखने वाला है गाजा स्ट्रिप में। ठीक है। और इस बार, पिछली बार तो जो यूएस है वो थोड़ा न्यूट्रल था, इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप फुल फ्लैजली सपोर्ट कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू को। तो यहाँ पे एक है ना, एक मासक्कर होके रहेगा। बाकी इजराइल की कैपिटल क्या है आप सब लोग बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, इजराइल की करेंसी भी बता दो कमेंट सेक्शन में। तो ये रहा आज का द हिंदू। मिलते हैं कल यानी कि 15 फरवरी के द हिंदू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।